दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों बात करेंगे आज की हमारी सीरीज, ये जेएमआरसी हिंदी और ये मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर 21 है। ये हिंदी की 21 नंबर सीरीज है। इससे पहले 20 सीरीज अपलोड है, तो आप देख सकते हैं हिंदी की मिक्स क्वेश्चन जो जेएमआरसी और रीट यूपी पीसीएल और अन्य सभी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न के बेस्ड पे है। तो चलते हैं बात करते हैं जेएमआरसी एग्जाम बेस्ड। ये हिंदी के एमसीक्यू टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन है और ये रीट और टेट एग्जाम बेस्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जेएमआरसी और रीट बेस्ड ये वीडियो है, तो लास्ट तक जरूर देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी कर लें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे इन क्वेश्चन की। तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं रीट, टेट, जेएमआरसी, यूपीपीसीएल, पुलिस, पटवारी और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप ज़रूर एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे विजिट करें। चलते हैं क्वेश्चन बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेएमआरसी के सिलेबस की। ये पोस्ट जो ABCD 4 पोस्ट है, चारों पोस्ट में सबसे पहले स्टेशन मास्टर या ट्रेन ऑपरेटर, इसमें हिंदी के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो जूनियर इंजीनियर है, ट्रेड जो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल है, तो ये हिंदी में 5 क्वेश्चन आएंगे। और CRA कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट, हिंदी में 10 क्वेश्चन होंगे। मेंटेनर के जो ट्रेड है आपकी इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिटर है, उसमें हिंदी के 5 क्वेश्चन होंगे। तो हमने यहाँ पे हाईएस्ट 10 क्वेश्चन लिए हैं और ये सभी एग्जाम जो पोस्ट के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, पहले हम एक पैराग्राफ को पढ़ते हैं, क्योंकि जेएमआरसी में पिछले पैटर्न में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और उस पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चन निकालने हैं। दिए गए गद्यांश को पढ़ करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको पहले ये गद्यांश पढ़ना है और उसमें से आंसर देने हैं, चूज करने हैं, आंसर आपको फाइंड करने हैं। ये जेएमआरसी का पिछला ऐसा ही पैटर्न था, आप ओल्ड सोल्ड पेपर भी देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं हम इसको। रामायण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें एक ही घर की कथा वृहद रूप से वर्णन की गई है। पिता पुत्र में, भाई भाई में, पति पत्नी में जो धर्म बंधन होता है, जो प्रीति और भक्ति का संबंध होता है, वह इसमें इतना ऊंचा दर्शाया गया है कि सहज ही महाकाव्य का अनुरूप कहा जा सकता है। अब आपको ये पैराग्राफ इसलिए पढ़ना है कि इस पैराग्राफ में से जो जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इसमें से ढूंढ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, तो बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी में अन्य महाकाव्यों का गौरव, उनमें वर्णन किए हुए विजय, शत्रु दमन और दो विरोधी पक्षों का आपस में रक्तपात आदि घटनाओं से वर्णन से होता है, परंतु रामायण की महिमा राम रावण के युद्ध के कारण नहीं है। इस युद्ध घटना का वर्णन तो केवल राम और सीता के उज्जवल दाम्पत्य प्रेम का दर्शन कराने के लिए है। रामायण में केवल यही लिखा है, केवल यही दिखाया गया कि पुत्र का पिता की आज्ञा का पालन और भाई का भाई के लिए आत्म त्याग, पत्नी की पति के प्रति निष्ठा और राजा के प्रति प्रजा का कर्तव्य कहाँ तक हो सकता है। किसी देश के महाकाव्य में इस प्रकार व्यक्ति विशेष का पारिवारिक के संबंध इतना वर्णनीय विषय नहीं समझा गया है। और बात करते हैं, पूर्वोक्त बातों से केवल कवि का ही परिचय नहीं मिलता, सारे भारतवर्ष का परिचय मिलता है। और इसमें यह मालूम होता है कि भारत में ग्रह ग्रह में, भारत के जो घर घर में धर्म कितने महान समझे जाते हैं, इस महाकाव्य में ये बात स्पष्टतापूर्वक सिद्ध होती है। हमारे देश में गृहस्थ आश्रम का स्थान कितना ऊंचा था। गृहस्थ आश्रम हमारे सुख को
सुभिते नहीं के लिए नहीं, ग्रस्त आश्रम सारे समाज को धारण करने वाला है। वह मनुष्य ही यथार्थ भावों को दीप्त करता है। वह भारतवर्षीय समाज की नींव है। रामायण उसी गृहस्थ आश्रम के महत्व को दिखाने वाला महाकाव्य है। अब हमने ये पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के आपके प्रश्न है और आपको उत्तर देने हैं। तो आप इस पैराग्राफ में से फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्ट अगर आपको आंसर आता है तो आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पैराग्राफ इसलिए दिया गया है कि पैराग्राफ में से आप इन क्वेश्चन को देख करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट इनका आंसर आता है और आप कॉन्फिडेंस है तो जरूर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में पिता पुत्र, भाई भाई में और पति पत्नी में जो संबंध होता है रेखांकित पद में समास निहित है। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें समास बताने हैं। जो ये रेखांकित यानी अंडरलाइन वाले शब्द है, जो कलरफुल भी है साथ में, पिता पुत्र, भाई भाई, पति पत्नी, इनमें समास कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा आंसर बनता है ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। बात कर लेते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे पिता और पुत्र दोनों बराबर है, भाई भाई, पति पत्नी, ये पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं और इनमें एक योजक चिन्ह होता है। प्राय ये लुप्त ही रहता है, योजक चिन्ह है। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो और या शब्द आते हैं, जैसे यहाँ पे पिता और पुत्र, भाई और भाई, पति या पत्नी, तो इनमें से और या दोनों में से, जो कि अथवा इस प्रकार से आते हैं, तो ये द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि दोनों पद प्रधान होता है वो कौन सा समास होता है? तो ये आपका द्वंद्व समास होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड, और क्वेश्चन सेकंड में रामायण को सहज ही महाकाव्य के अनुरूप कहा जा सकता है, रेखांकित शब्द में उपसर्ग छांटिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कलरफुल वर्ड दिया गया है और इस वर्ड के नीचे अंडरलाइन दी गई है, और इस वर्ड को जो उपसर्ग कौन सा है आपको बताना है। उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा आंसर बनता है ऑप्शन डी, करेक्ट है, अनु। अनु, और इसका मूल शब्द है रूप। इसका जो मूल शब्द है वो रूप है, अनु प्लस रूप। और अगर हम अनु उपसर्ग के अर्थ की बात करें तो अनु का अर्थ होता है पीछे, अनु का अर्थ होता है छोटा, और इसका जो कि अनुसार, और जैसे कि अनुज। और चलते हैं बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर बनता है 3। क्वेश्चन 3 आपके सामने है और आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्टली जो आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी छांटिए। देखिए यहाँ पे अब हम इसको देखने को तो पैराग्राफ में भी देख सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ में से आपको यहाँ संधि, जो कि आपको खुद को संधि के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी छांटिए। तो शुद्ध वर्तनी अब देखने को यहाँ पे आपके ये 4 जो शब्द दिए गए हैं, इस प्रकार में से आपको देखना है कि पैराग्राफ में किस प्रकार का शब्द दिया गया है। तो यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं, और हेल्प के लिए आपको देखना है, जैसे यहाँ पे आपका ये शब्द दिया गया है उज्ज्वल। अब आप ये देखिए कि बाकी जो अशुद्ध शब्द है वो कौन से है, और आपका सही शुद्ध शब्द उज्ज्वल कौन सा बनेगा। तो ये उज्ज्वल शुद्ध शब्द है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में जो दे रखा है तो ऑप्शन कौन सा सही बनता है। तो यहाँ पे हमारा उज्ज्वल का ऑप्शन सी सही बनता है, उज्ज्वल। और ये था हमारा शुद्ध वर्तनी वाला यानी शुद्ध शब्द। अब हम बात कर लेते हैं उज्ज्वल की, अगर संधि पूछ ली जाए तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसकी जो संधि बनती है वो बनती है उत और प्लस में जवल, उत प्लस में जवल, और ये व्यंजन संधि है।
और अब हम बात कर लेते हैं व्यंजन संधि की परिभाषा। व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के मेल से उत्पन्न विकार से व्यंजन संधि बनती है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे आपको दिया गया है तय और यहाँ पे आपको दिया गया है जय। तो इसकी अगर बात की जाए तो इसमें यहाँ पे हमारा ये जो संधि विच्छेद का रूल है ये कहता है कि यदि तय या दय के बाद में, तय या दय के बाद में, अब ये तय भी आधा होता है और दय भी आधा होता है, इनके हलंत लगा होता है, और इनके बाद में जय या जय आ जाए, जय जहाज या जय झंडा, इन दोनों में से कोई एक आ जाए, तो ये तय और दय है, इनका आधा जय बन जाएगा। ये जय बनेगा जिसके हलंत लग जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तय या दय के बाद में जय या जय हो तो तय या दय का आधा जय बन जाता है। आधा जय बनता है तो यहाँ पे प्लस जवल यानी उज्जवल बन जाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो बात कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्वेश्चन 4 में पारिवारिक शब्द में मूल शब्द तथा प्रत्यय कौन सा है। तो अब आपको क्या करना है, इनमें से देखना है कि एक तो मूल शब्द कौन सा है और एक आपको प्रत्यय बताना है। तो मूल शब्द इसमें हमारा यहाँ पे बन जाता है आंसर नंबर सी, आंसर सी, जिसमें यहाँ पे बनता है परिवार और प्लस में इसके एक प्रत्यय लगा है। यहाँ पे प्लस प्रिंट नहीं हो रहा है, मिस प्रिंट हो गया, तो यहाँ पे आपको प्लस लगा लेना है, परिवार प्लस एक। अब इसमें क्या होता है कि एक रूल होता है कि एक प्रत्यय लगने पर स्वर के प्रारंभिक जो स्वर की मात्रा होती है उसमें निम्न परिवर्तन आ जाता है। तो ये परिवर्तन आ जाता है कि ए का आ बन जाता है, और छोटी या बड़ी ई हो, छोटी ई हो तो ए बन जाता है और बड़ी ई हो तो आई बन जाता है। छोटा ऊ हो तो ओ बन जाता है और बड़ा ऊ हो तो औ बन जाता है, लेकिन आ का परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे ये एक प्रत्यय लगा तो पा बन गया, जबकि इसका पै है, क्योंकि पै के साथ ए की ध्वनि आ रही है, और ए का आ बन जाता है जब एक प्रत्यय जुड़ता है। तो ए का बन जाता है आ और आ का आ ही रहता है। छोटी ई का ए बन जाता है, बड़ी ई का आई बन जाता है, छोटे ऊ का ओ बन जाता है और बड़े ऊ का औ बन जाता है। तो ये बन गया परिवार प्लस इक, और परिवार मूल शब्द है और इक इसमें क्या है, प्रत्यय है। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जरूर करें। और क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में पूर्वोक्त शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो आपको पूछा जा रहा है संधि विच्छेद, और यहाँ पे इसका संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए पूर्व और प्लस में उक्त, यानी यहाँ पे प्लस है वो मिस प्रिंट होता जा रहा है, प्रिंट नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए आप पूर्व प्लस उक्त, इन सभी के बीच में प्लस का निशान है, आप जरूर ये देखिए सभी में। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, पूर्व प्लस उक्त। तो चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये हमारी बनती है गुण संधि, ये बनती है गुण संधि, पूर्व प्लस उक्त और पूर्वोक्त। अब हम बात कर लेते हैं कि जब दो असमान स्वरों के मिलने पर दोनों के मेल से एक नया तीसरा स्वर बन जाता है। आइए चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा स्वर होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए या आ। ए या आ के बाद में कोई भी स्वर आ जाए, जैसे यहाँ पे मैंने ये कह दिया ए आ के प्लस में छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो इसका बन जाएगा ए, इसका ए बन जाएगा। और ए आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो इसका बन जाएगा ओ, इसका बन जाएगा ओ। और अगर ए आ के बाद में ऋषि आ जाए तो इसका बन जाता है अर। जैसे आपने देखा होगा महर्षि, देवर्षि, सप्तऋषि, ये सभी आपके बनते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि ए और आ
इनके बाद में अगर छोटी ई या बड़ी ई में से आ जाएगा तो ए बन जाएगा। ए आ के बाद में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाएगा तो औ बन जाएगा। और अगर ए आ के बाद में ऋषि आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका अर। ये गुण संधि की सबसे बड़ी पहचान होती है। वैसे तो इसमें ऐ और औ की मात्रा ये जब इसका संधि किया जाता है तो उसकी जगह होता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में राम रावण का समास विग्रह कीजिए। तो राम रावण का समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, राम और रावण। ये आपका द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास है? यह है आपका द्वंद्व समास है। और अब हम बात कर लेते हैं द्वंद्व समास की परिभाषा की, जो हमने पीछे की है अभी। दोनों पर प्रधान होते हैं और इसमें कोई योजक चिन्ह होता है और जब इनका विग्रह करते हैं तो इस योजक चिन्ह का और या बन जाता है। इसका और या बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है। चलते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके भी बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। कोई आपकी वेलकम है, जो भी आपका कमेंट होगा एक्सेप्ट है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में राजा का विलोम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, रंक। राजा का जो विलोम है वो रंक के होता है। राजा का विलोम जो रंक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 निम्नलिखित में से अरि का पर्यायवाची शब्द है। तो बात कर लेते हैं अरि का जो पर्यायवाची शब्द है और आपका आंसर बनेगा शत्रु। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शत्रु। और इसमें अगर हम बात करें अरि यानी शत्रु के और अन्य पर्यायवाची की, तो रिपु, दुश्मन, वैरी और विपक्षी, ये सभी अरि यानी शत्रु के पर्यायवाची है। रिपु, दुश्मन, वैरी और विपक्षी, ये सभी है वो अरि के, शत्रु के सभी पर्यायवाची शब्द है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जरूर देखते रहें। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 आपके सामने स्क्रीन पे है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है वह मनुष्य की यथार्थ भावों को दीप्त करता है। वैसे तो अगर बात की जाए तो यहाँ पे इस पूरे वाक्य में आपको पूछा जा रहा है कि प्रयुक्त कारक कौन सा है, लेकिन यहाँ पे इस को जो कलरफुल और अंडरलाइन करने के बाद आपको क्लियर पता चल जाता है को इसमें कारक चिन्ह कौन सा है या कारक। तो ये को कारक चिन्ह है और इसमें कारक कौन सा है ये आपको बताना है। तो को होता है कर्म को, यानी कर्ता ने कर्म को, और ये हमारा को जो कर्म कारक बनता है। और चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। महाकाव्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि महाकाव्य और इसमें जो संज्ञा है वो कौन सी है। हमारा आंसर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि ये जो महाकाव्य है ये संपूर्ण काव्य जाति की बोध करवाता है और यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओल्ड सॉल्व्ड पेपर और मिक्स क्वेश्चन सीरीज हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, इन सभी के लिए आप देखें। सभी एग्जाम की तैयारी के लिए आपके हेल्प के लिए वीडियो अपलोड किया गया है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।